हियर वी टॉक अबाउट फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो होती है कैसे एक्सपेंड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री कैसे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द बिगनिंग, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, दीज मैप्स डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th सेंचुरी। है ना, 20th सेंचुरी से पहले क्या हुआ था। जो ये मैप अभी हमने देखा कि जो कंट्रीज अपियर होती डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट कंट्रीज जो दिखाई जा रही थी, मैप हमें ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं दे रहा। हम आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगन एट लास्ट टू सेंचुरी एगो। है ना, मतलब कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो कब स्टार्ट हुई, लगभग 2 सेंचुरी एगो। यू मे हैव रीड अबाउट द चैप्टर ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। है ना, हिस्ट्री में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789, ये आपको याद रखना है। इन द हिस्ट्री बुक of this course, this popular uprising did not establish a secure and stable democracy in France। मतलब 1789 से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन तक हुआ था, पर वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश नहीं हो पाई। आगे हम बात करते हैं। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, मतलब पूरे 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी इन फ्रांस वाज, जो फ्रांस में डेमोक्रेसी थी वो क्या थी, फ्रांस वाज ओवरथ्रोन एंड रिस्टोर सेवरल टाइम। मतलब कि डेमोक्रेसी तो आई पहले, ठीक है, फिर उसके बाद नेपोलियन बेनापार्टे जो थे, नेपोलियन, है ना, उनका रूल आ जाता है, फिर डिक्टेटरशिप वो वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। मतलब फ्रांस में कंप्लीटली डेमोक्रेसी नहीं आ पाती। आगे हम डिस्कस करते हैं। येट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल और डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। मतलब फ्रांस की जो मतलब वो थी, रिवोल्यूशनरी थी, है ना, मतलब जो क्रांति थी वो पूरे यूरोप को प्रेरित करती है कि सभी देशों पर, जो भी इंग्लैंड है, जैसे डेनमार्क है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये जो कंट्रीज थी ये प्रेरित होती हैं कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। पर फ्रांस को डेमोक्रेसी भी कंप्लीटली डेमोक्रेसी फ्रांस को रिसीव नहीं होती है। ब्रिटेन की बात करते हैं। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले डेमोक्रेसी ब्रिटेन में स्टार्ट हो जाती है, बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो। पर प्रोग्रेस जो है इसकी बहुत स्लो होती है। थ्रू आउट द 18th एंड 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्की एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, मतलब कि जो वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, मतलब जो मालिक थे, ज़मीन के मालिक जो थे उनको फ्यूडल लॉर्ड कहलाते हैं, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ होती है फ्यूडल लॉर्ड्स कहलाते थे। और जो मोनार्क है, मोनार्क मतलब जो राजा थे, है ना, राजा जो थे वहाँ के, उनके पास सत्ता थी। वो मतलब जो लोग चाहते थे कि मोनार्क जो है उनको हटा दिया जाए, और कंप्लीटली तो नहीं, पर जो पावर है मोनार्की वो कम कर दिया, जो राजा या कि उनकी जो पावर है वो कम कर दिया जाए, मिटिगेट कर दिया जाए। और आप देख सकते हो अभी इंग्लैंड जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मतलब इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी है, राजा भी है। मतलब यदि कोई नया बिल या कोई नया लॉ पास होता है तो वहाँ पे राजा का सिग्नेचर या कि उनकी सिग्नेचर वहाँ पे एसेंशियल है, मैंडेटरी हो जाता है। आगे बात करते हैं। द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रांट मिले, मतलब वोट करने का अधिकार मिले। अराउंड द सेम टाइम एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये कब की बात है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, लगभग 1789 टू 1799। द ब्रिटिश कॉलोनी इन द नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जो नॉर्थ अमेरिका है, जिसे यूएसए बोलते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो 1776 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों बाद, दिस कॉलोनी केम टुगेदर। जो कॉलोनीज थी वो साथ में आती हैं टू फॉर्म द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। इसके बाद क्या करती हैं, जो कॉलोनीज थी वो एक साथ मिल जाती हैं और यूएसए का फॉर्मेशन करती हैं। द अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। आपको याद रखना है 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है यूएसए का। बट हियर टू द राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मैन। पर जो राइट टू वोट है वो कुछ ही लोगों को मिलता है, मतलब सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं। इन द 19th सेंचुरी में क्या होता है, इन द 19th सेंचुरी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, या 19th सेंचुरी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है। लोग क्या चाहते हैं, इक्वलिटी मिले, सभी को बराबर चांस मिले, सभी को बराबर अवसर मिले, फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, और सभी को जस्टिस मिले, न्याय मिले। वन मेजर डिमांड वाज द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट। और जो मेजर डिमांड थी वो क्या थी, कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिले। पर वहाँ पे जो प्रिविलेज सोसाइटी थी उनको केवल वोटिंग का राइट स्टार्टिंग में दिया जाता था। मैनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज हैं दैट वर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ द पीपल टू वोट। वो तो डेमोक्रेटिक हो गई थी, मतलब डेमोक्रेसी को फॉलो करने लगी थी, पर सभी लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया था। आपको जान के हैरानी होगी कि 1950 में 1950 में जब पहली बार इंडिया में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तभी से सभी को, मतलब चाहे मेंस हो या वीमेंस हो, सभी को वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। आगे देख लेते हैं। मैनी यूरोपियन कंट्रीज दैट वर बिकमिंग द डेमोक्रेटिक, ये हमने पढ़ लिया था ना, मतलब कि वोटिंग राइट सभी को नहीं दिए गए थे। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, ओनली पीपल्स ऑनिंग
जस्ट अ मिनट, या ओनिंग प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी होगी केवल वही वोटिंग डाल सकते हैं, मतलब वही वोट पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफन वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, जो वुमेन्स थी उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था कि वोट डाल सकें। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है, द ब्लैक्स वर ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965, 1965 के पहले 1900 जो अमेरिकन ब्लैक थे ना वो 1965 में ही वोटिंग राइट्स उनको मिलते हैं। आगे देख लेते हैं हम। Those struggling for democracy wanted this right granted universally to all adults, men, women, rich to or poor, white or black. This is called universal adult franchise। ठीक है, आपको याद रखना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है। जब मैन को, वेमेन को, अमीर को और गरीब को और ब्लैक को और वाइट हो चाहे ब्लैक को, सभी को वोटिंग का राइट मिले, ये कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द बॉक्स हियर टेल अस व्हेन यूनिवर्सल सफरिंग फॉर ग्रांटेड इन द मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसका मतलब ये बॉक्स जो है ये हमें बताएगा किस कंट्री ने कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, सबसे पहले न्यूजीलैंड दिखाया गया है 1893, उसके बाद रसिया देख सकते हो 1917, फिर जर्मनी दिखेगा, नॉर्दरलैंड है, सॉरी नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, श्रीलंका, टर्की, फ्रांस, जापान, इंडिया, अर्जेंटीना, ठीक है, ग्रीस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, स्पेन एंड साउथ अफ्रीका 1994। आपको याद रखना है सबसे पहले न्यूजीलैंड 1893 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करता है। आगे बात करते हैं, एज यू कैन सी बाई 1900, ठीक है, 1900 में न्यूजीलैंड जो था पहली कंट्री थी जिसने एवरी एडल्ट हैज़ वोटिंग राइट, सभी को वोटिंग राइट दिया। बट इफ़ यू गो बैक टू द मैप, यदि आप मैप में जाओगे, यू कैन सी द मेनी अदर कंट्रीज, वहाँ पे आपको बहुत सी कंट्रीज मिलेगी, आर मार्केट एज डेमोक्रेटिक्स, है ना, मतलब पर वो डेमोक्रेटिक्स मार्क किया गया है बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तब से वो डेमोक्रेसी खुद को बता रही हैं। दिस कंट्री हैड बाई देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई द सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोग ही वहाँ पे वोटिंग का राइट्स था और वो लोगों को सेलेक्ट कर पाए थे, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए थे। आगे बात करते हैं, मोस्टली मैन हैड एंड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम इन सम मेजर, अर्ली डेमोक्रेसीज वर एस्टेब्लिश इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। जो अर्ली डेमोक्रेसी है वो कहाँ पे मेनली स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले दिन बात करें तो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका आप साउथ अमेरिका को भी बोल सकते हो। एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन, जो कॉलोनाइजेशन है उसका समाप्त कैसे होता है, एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने पढ़ा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है, जिन्होंने इंडिया पे आई, इंडिया में आई ट्रेड के लिए 1600 में, है ना, 1600 में इंडिया पर आती हैं ट्रेड के लिए, पर लेटर क्या करते हैं, इंडिया को कॉलोनाइज कर लेती हैं, मतलब कॉलोनाइज का मतलब होता है गुलाम बना लेना या अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वर कोलोनाइज, ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय तक जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो क्या थी, कॉलोनाइज थी। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, इसके अलावा जो इंडिया के नेबरहुड हैं ये सभी कॉलोनाइज थे। इनको किसने कॉलोनाइज किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। आगे हम बात करते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशन पीपल्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री हैज़ टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस, मतलब कंट्रीज़ जो थी वो इंडिपेंडेंस के लिए क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, किसी तरह इंडिपेंडेंस गेन हो जाए, पर जो यूरोपियन थे, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ थी जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, वो इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज दे अर्न लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे। और जो हमारी इकोनॉमी है और जो हमारे अचीवमेंट्स थे, लाइक जैसे कि हमारे यहाँ जो भी वेज जैसे कि मसाले होते थे, ठीक है, स्पाइस जो होते थे वो अपने कंट्रीज़ में ले जाते थे, वहाँ ट्रेड करते थे। इन सब फैक्टर की वजह से जो यूरोपियंस थे वो हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनाइज मास्टर बट आल्सो विशेष टू चूज़ देयर फ्यूचर लीडर्स, ठीक है, मतलब वो अपने फ्यूचर लीडर्स भी यहीं से चूज़ किया करते थे। और कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपल क्राइड एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनाइज रूल, मतलब हमारी जो कंट्री है ये वन ऑफ द उन कंट्रियों में से है जहाँ पे नेशनलिस्ट की भावना उठी, मतलब देशभक्ति की भावना उठी और बहुत से फ्रीडम फाइटर जो हैं यहाँ पे जन्म लिए और उन्होंने कंट्री को लिबरेट कराना चाहा, मतलब कंट्री को आज़ाद कराना चाहा। आगे हम बात करते हैं, मैनी ऑफ दिस कंट्रीज़ बिकम डेमोक्रेटिक, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट गेन होती हैं तो बहुत सी कंट्रीज़ क्या करती हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था कब से, 1939 से, 1939 टू 1945, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, इंडिया अचीव इंडिपेंडेंट इन 1947, वेयर इंडिया जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, यहाँ पे जो एरिया था वो कहलाया पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है, यहाँ पे था ईस्ट पाकिस्तान जो 1971
में क्या होता है, लिबरेट होता है, मतलब आज़ाद होता है और बांग्लादेश का जन्म होता है। आगे हम बात करते हैं, India achieved independence in 1947 and embarked on its journey to transfer itself from a subject country to a democracy. इंडिया इसके बाद क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। इट कंटिन्यू टू बी अ डेमोक्रेसी, जो आज तक लगातार क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेसी है। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस, जो मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज थी वो ज़्यादा डेमोक्रेसी को सस्टेन नहीं कर पाई। कुछ कंट्रीज़ में मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री कू कर दिया, जिससे डेमोक्रेसी जो थी वो समाप्त हो गई और मिलिट्री ने कंप्लीट पावर अपने हाथों में ले लिया। द केस ऑफ घाना, आप घाना का यहाँ पे केस पढ़ सकते हो। अ कंट्री इन द वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। इलिस्ट्रेटेड द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज, घाना यूज टू बी ब्रिटिश, घाना जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी और इसको मेनली हम बोलते थे नेम गोल्ड कोस्ट, ठीक, गोल्ड कोस्ट। इट बिकेम इंडिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंस कब मिलती है घाना को, 1957 में, 1957 में। इट वॉज एमंग द फर्स्ट कंट्री, ये पहली कंट्रीज थी अफ्रीका की जो गेन करती हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर, है ना, ब्रिटिश से जो कि है इंडिपेंडेंस प्राप्त करती है। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, और इससे इंस्पायर होकर बहुत सी कंट्रीज जो होती हैं वो खुद को लिबरेट करना चाहती है, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहती हैं। और आगे हम बात करते हैं इनकरूमा, ठीक है, जो इनकरूमा थे सन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ एंड हिमसेल्फ अ टीचर वाज अचीव इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिज कंट्री, ठीक, उन्होंने अपनी कंट्री को आज़ाद कराना चाहा। आगे हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, जो नकरूमा है, नकरूमा भी केम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ घाना, पहले वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद वो प्रेसिडेंट घाना के बन जाते हैं। ही वाज द फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और उनके वो फ्रेंड भी होते हैं। आगे बात करते हैं एंड एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका, और उन्होंने अफ्रीका के डेमोक्रेट्स जो थे, मतलब जो कंट्रीज डेमोक्रेसी बनना चाहती थी उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी थे, एक एग्जाम्पल भी वो सेट करते थे। बट लेटर क्या होता है 1966 में, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, जो मिलिट्री है घाना की वो क्या करते हैं, उनको ओवरथ्रोन कर देती है, मतलब तख्ता पलट कर देती है, मिलिट्री कू कर देती है। और लाइक घाना मोस्ट कंट्रीज दैट बिकम डेमोक्रेसी आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंट हैड अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक एज लॉन्ग, है ना, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर पाए। और इसके बाद क्या करती है, मिलिट्री जो है वहाँ पे रूल करने लगती है। आपको यहाँ पे एक्टिविटी वर्क जो है इसको कंप्लीट करना है और घाना की जो लोकेशन है वो आपको बतानी है, घाना कहाँ पे लोकेटेड है वेस्टर्न अफ्रीका में। और उसके आगे हम बात करते हैं रिसेंट फेज़ में क्या चेंजेस हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड द डेमोक्रेसी को नेक्स्ट पुश कब मिलता है, जब 1980 में, ठीक है, 1980 में क्या चेंजेस होते हैं, एज डेमोक्रेसी वाज रिवाइव इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे बहुत सी कंट्रीज क्या करती हैं, खुद को रिवाइव करती हैं और डेमोक्रेसी को अपनाती हैं। इन फेवरल कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, हमने डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में डिस्कस किया था जब 1990 और 1991 में सोवियत यूनियन जो है 15 अलग अलग कंट्रीज़ में, 15 अलग अलग नेशन में, 15 अलग अलग नेशन में डिवाइड हो जाता है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपको समझना है तो बिगनिंग लेक्चर आप देखिए। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड की स्टोरी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1990 में पोलैंड क्या होता है, लिबरेट हो जाता है और वहाँ न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। पोलैंड वी नो दैट द सोवियत यूनियन कंट्रोल्ड मेनी ऑफ इट्स नेबरिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप, है ना, ईस्टर्न यूरोप की जो बहुत सी कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज थी, उसको जो यूएसएसआर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पोलैंड एंड फेवरल अदर कंट्रीज बिकम फ्री फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1989 टू 90, है ना, हमने अभी डिस्कस ऑलरेडी इसके बारे में कर लिया है। आगे बात करते हैं। They choose to become democracy. Finally, the Soviet Union itself broke down in 1991. सोवियत यूनियन जो है टूट जाता है। द सोवियत यूनियन comprised 15 रिपब्लिक, और उससे कहती हैं 15 नई कंट्रीज का जन्म होता है, 15 न्यू नेशन का बर्थ होता है। ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम बिकम डेमोक्रेसी, जो ज़्यादातर कंट्री होती हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल इन ईस्ट यूरोप, और इससे क्या होता है, ईस्ट यूरोप में जो सोवियत कंट्रोल कर रहा था, है ना, यूएसएसआर जो कंट्रोल कर रहा था उसका कंट्रोल समाप्त होता है। आगे बात करते हैं। द ब्रेक ऑफ द सोवियत यूनियन लेड टू अ बिग
चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल मैप बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये पूरा सेंट्रल एशिया की बात करें है ना, पूरा सेंट्रल एशिया कम्युनिस्ट से भरा हुआ था। पूरे सेंट्रल एरिया पर किसका राज था, कम्युनिस्ट पार्टी का। पर इसके बाद कंट्रीज़ क्या करती हैं, रिपब्लिक बन जाती हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करने लगती हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस आल्सो टुक प्लेस इंडिया नेबरहुड। इसमें क्या होता है, इंडिया का जो नेबरहुड है वहाँ पे भी बहुत से चेंजेस आते हैं। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू इन डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब आर्मी रूल से डेमोक्रेसी की तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों बढ़ते हैं। आपको पता होगा 1947 में पाकिस्तान भी क्या था, एक डेमोक्रेसी था, पर बट लेटर क्या करती है, जो आर्मी जनरल थे वहाँ के, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री को कर दिया, जिससे जो पाकिस्तान है वो क्या हो गया, एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चला, आर्मी रूल की तरफ बढ़ चुका। चला आगे हम बात करते हैं। इन नेपाल, नेपाल की बात करते हैं। द किंग गेव अप मेनी ऑफ हिज पावर टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, जो नेपाल के राजा थे वो बहुत ही पावर कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं, संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे देते हैं, और जो नेपाल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, जैसे ब्रिटेन है। टू बी गाइडेड बाई इलेक्टेड लीडर, हाउएवर दिस चेंज वर नॉट परमानेंट इन 1990। पर ये जो चेंजेस थे ये परमानेंट नहीं थे इन 1990। ठीक है, 1999 जर्नल, जो वहाँ के जर्नल थे, ठीक है, वहाँ पे मेजर चेंजेस आते हैं जब 1999 में पाकिस्तान में ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आते हैं जब वहाँ के जो जनरल थे, ठीक है, जनरल का आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मुशर्रफ क्या करते हैं, बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फिर से आर्मी का रूल आ जाता है। इन 2005 में क्या होता है, न्यू किंग ऑफ नेपाल डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो किंग है वहाँ के नेपाल के, वो क्या करते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी है ना, उसको क्या कहते हैं, डिसमिस कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। एंड टुक द बैक पॉलिटिकल फ्रीडम दैट पीपल हैड ऑन इट प्रीवियस डिकेड। मतलब जो लोगों को उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम दी हुई थी वो अपने हाथ में वो पुनः ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं। ये द ओवरऑल ट्रेंड इन द पीरियड पॉइंट्स, जो ये ओवरऑल चेंजेस हैं वो क्या पॉइंट्स करते हैं, टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ क्या कर रही थी, डेमोक्रेसी की तरफ आ रही थी। दिस फेज स्टिल कंटिन्यू, ये फेज लगातार चलता रहा बाय 2005 तक। अबाउट 140 कंट्रीज, 140 कंट्रीज जो होती हैं वर होल्डिंग मल्टी पार्टी, वो बहुत सी पार्टीज को ज्वाइन करती है। मतलब कंट्रीज में पहले वन पार्टी सिस्टम था, उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, जैसे प्रेजेंट में इंडिया में है। टू मेजर पार्टीज है ना, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। दिस नंबर वॉज हायर देन एवर बिफोर है ना, मतलब जो पोलिटिकल पार्टीज कंट्रीज में आती हैं ये पहले से अब बहुत ज़्यादा था। मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, पर पहले क्या था, 80 कंट्री थी जो कि क्या थी, नॉन डेमोक्रेटिक थी है ना। हैव मेड सिग्निफिकेंटली एडवांस टुवर्ड डेमोक्रेसी सिंस 1980। 1980 के बाद ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को फॉलो करने लगती हैं। बट इवन टुडे, पर आज के समय में देयर आर मेनी कंट्रीज, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग अपने जो ओपिनियन, अपने जो विचार है वो फ्रीली नहीं बता सकते। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना, नॉर्थ कोरिया। रीड द कार्टून, हम यहाँ पे इस कार्टून को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हैप्पी बर्थडे आंग सांग सूकी इन इज 60 ईयर ओल्ड, जो कि यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। आंग सांग सूकी की बात करें तो ये म्यांमार की चांसलर हैं, आप बोल सकते हो सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम हेड है। दिस कार्टून अपियर इन 2005, ये 2005 में बनाया गया था। व्हेन आंग सांग सूकी 60 ईयर की हो गई थी। ठीक है, 60 ईयर की, 60 साल की हो गई थी। व्हाट इज़ द कार्टून सेइंग हियर, विल द आर्मी रूल फील हैप्पी विद दिस कार्टून। जो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मी जनरल को, और यहाँ पे आंग सांग सूकी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बर्थडे के रूप में इनको प्रिजनर बनाया गया, इनको जेल में बंद किया गया है। आप इस आर्मी रूल को पसंद करोगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं। दे स्टिल इलेक्ट देयर लीडर, वो क्या करते थे, फिर भी अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते थे। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बड़ी डिसीजन नहीं ले सकते। इसका मेन एग्जांपल है म्यांमार, ठीक है, जिसे हम बर्मा पहले बोलते हैं, बर्मा के नाम से हम जानते थे। इट गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल जो था उससे फ्रीडम मिलती है कम 1948 में, 1948 में, और 1947 में इंडिया को फ्रीडम गेन होती है। एंड बिकम द डेमोक्रेसी, और जो ये है म्यांमार है वो डेमोक्रेसी बन जाता है। बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड, जो डेमोक्रेटिक रूल है वो 1962 में एंड कर देता है, जब मिलिट्री कूप हो जाता है, मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है। इन 99 इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 ईयर, 30 सालों के बाद 1990 में इलेक्शन फिर से होते हैं। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, जो पार्टी है द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय आंग सांग सूकी, वो क्या, आंग सांग सूकी, आप यहाँ पे देख सकते हो फौजी,
वन द इलेक्शन, ये क्या करती हैं, इलेक्शन को जीत जाती हैं। बट आगे क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं, बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ, जो म्यांमार के लिए मिलिट्री लीडर्स थे वो क्या करते हैं, रिफ्यूज मतलब मना कर देते हैं, टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट, इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स। ठीक है, वो क्या करती हैं आगे, जो मिलिट्री होती है वो इलेक्ट करती है प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स इंक्लूडिंग सॉन्ग की अंडर हाउस अरेस्ट, जो सॉन्ग की हैं, है ना, सॉन्ग की, उनको क्या करती है, हाउस अरेस्ट में डाल देती है, घर पर ही अरेस्ट कर सकती है, मतलब वो बाहर नहीं निकल सकती या बाहर किसी से मिल नहीं सकती। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अक्यूज्ड ऑफ इवन मोस्ट ट्राइबल ऑफेंसेस एंड हैव बीन जेल, ठीक है, वो क्या करती है, बहुत से लोगों को जेल में डालती हैं। एनी वन कैच पब्लिकली, मतलब किसी को भी पब्लिक से उठा लिया जाता था, मतलब किसी को जब मिलिट्री जिसके ऊपर भी शक हो उसको उठा के मिलिट्री क्या करती थी, जेल में डाल देती थी या उसको प्रिजनर बना देती थी। गवर्नमेंट इन म्यांमार, ठीक है, म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, अबाउट 6 to 10 लाख पीपल इन द कंट्री हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम एंड हैव टेक शेल्टर एल्सवेयर। क्या होता है, 6 से 10 लाख लोग क्या करते हैं, कंट्री को छोड़ देते हैं या जहाँ पे रहते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे जाके रहने लगते हैं। डिस्पाइट बीइंग अंडर द हाउस अरेस्ट, ठीक है, सूकी जो है कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर डेमोक्रेसी, वो हाउस अरेस्ट में रहते हुए भी जो डेमोक्रेसी के लिए वॉइस है वो लगातार उठाती रहती हैं। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अकॉर्डिंग वो क्या बोलती हैं, द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन वर्मा इज द स्ट्रगल ऑफ पीपल टू लाइव होल मीनिंगफुल लाइव एज फ्री एंड इक्वल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। मतलब वो बोलती हैं कि जो बर्मा या म्यांमार के जो लोग हैं उनको भी पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको किसी भी तरीके से मतलब उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित या परेशान नहीं करना चाहिए। हर स्ट्रगल हैज़ वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और जो उनकी वॉइस है वो इंटरनेशनल पहुंच जाती है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है। शी हैज़ आल्सो बीन अवार्ड द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। येट द पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री, बट अभी फिलहाल जो वहाँ के लोग हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं इन द म्यांमार, बर्मा, है ना, बर्मा में वो अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, एक्टिविटी में आपको बताना है कि म्यांमार जो है इंडिया के किस साइड में है, मतलब बॉर्डर कहाँ पे लगती है। यहाँ पे आप देख पाओगे म्यांमार साउथ ईस्ट, जो सॉरी नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं इंडिया की, जैसे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, असम, यहाँ पे आप म्यांमार को देख पाओगे। आगे बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट इजी ऑन लाइफ ऑफ आंग सांग सूकी, आंग सांग सूकी के बारे में आपको बताना है। एंड कलेक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन म्यांमार, जब म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल चल रहा था तो कौन कौन से न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया था उसके बारे में आपको कलेक्ट करना है, उसका कलेक्शन आपको देखना है, बताना।